नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कीम, इसे पीएम श्री योजना कहा जाता है। इस योजना को लेकर केंद्र सरकार और भारत के 3 राज्यों में ठन चुकी है। ये 3 राज्य हैं पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल। केंद्र ने इन तीनों राज्यों का समग्र शिक्षा अभियान SSA इस योजना के तहत मिलने वाला फंड रोक दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष की 2 तिमाही का फंड रोका गया है, यानी कि इन तीनों राज्यों को अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी, मार्च के लिए कोई किश्त नहीं मिली है। और इतना ही नहीं, जो कि मौजूदा वित्तीय वर्ष है, वर्तमान फाइनेंशियल ईयर है, उसमें भी अप्रैल और जून की पहली किश्त नहीं मिली है। दिल्ली को 3 तिमाही का 330 करोड़, पंजाब का लगभग 515 करोड़ और पश्चिम बंगाल का 1000 करोड़ रुपए बकाया है। इस मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी कहते हैं कि राज्य पीएम श्री योजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके ये राशि हासिल कर सकते हैं। देश के स्कूलों को लेकर हो रहे केंद्र और राज्यों के इस टकराव पर ही आज की स्ट्रेट टॉक। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। तो बड़ा सवाल ये कि इन 3 राज्यों का फंड क्यों रोका गया समग्र शिक्षा योजना के तहत, और पीएम श्री योजना को लेकर इन तीनों राज्यों ने इनकार क्यों किया। आइए आज के जो सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखते हैं और फिर अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। ये सवाल हैं आज के कि पीएम श्री योजना को केंद्र ने क्या नाक का सवाल बना लिया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली राशि को रोका जाना, केंद्र के इस एक्शन को किस तरह से देखा जाना चाहिए। विपक्षी दलों की सरकारों का पीएम श्री से इनकार, क्या ये राजनीति से प्रेरित माना जाए। ये जो कदम है दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों का, इस ना को कैसे देखा जाना चाहिए। समग्र शिक्षा अभियान का फंड रोका जाना, केंद्र के इस कदम के जरिए क्या इसके मायने निकाले जाने चाहिए। शिक्षा का जो क्षेत्र है, इसमें केंद्र और राज्य सरकारों का जो प्रदर्शन है उनके कार्यकाल के दौरान, उनके मंत्रालयों का जो प्रदर्शन है, शिक्षा मंत्रालय का, शिक्षा विभाग का, वो कैसा रहा है। इसी बहाने इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के जो स्कूल हैं उनका स्तर, इसमें कितना सुधार और कितनी जो है असफलताएं लगातार देखने को मिल रही है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, इस स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलभूषण शर्मा है, एडुकेशनिस्ट है, स्कूलों की के स्तर को लेकर, सुधार को लेकर लगातार अपनी बातें रखते रहते हैं। और हमारे साथ हैं अशोक सरीन जी, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ है नरेंद्र सोनी जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। शुरुआत में नरेंद्र सोनी आपसे करना चाहती हूँ। 3 राज्यों में 2 राज्य जो है पंजाब और दिल्ली, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार का पीएम श्री योजना से इनकार, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? देखिए नेहा जी, मेरा ये कहना है कि पहले तो आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार मेरा, और जहां जहां भी लोग देखें उनको समझ में आना बहुत जरूरी है कि आखिर इनकार किया तो किस लिए किया है जी। देखिए 2014 से नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सरकार चला रहे हैं, और 2014 से चलाते चलाते 2022 में वो ये योजना लेकर आए। 2022-23 से उन्होंने ये योजना स्टार्ट की है, और उन्होंने एक टारगेट रखा है कि देश के अंदर 14,500 स्कूलों को हमें ठीक करना है जी। जबकि देश के अंदर लगभग 14-15 लाख स्कूल हैं, और आप केवल 14,500 स्कूल ठीक करने का एक डिसीजन लेते हैं, वो भी 10 साल सरकार, 8 से 10 साल सरकार चलाने के बाद। ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने इतने बेहतर स्कूल ऑलरेडी बना दिए डे 1 से। जब से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा फोकस एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर किया है जी। क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि एजुकेशन और हेल्थ कोई खर्चा नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होता है अपने नागरिकों के ऊपर। अगर हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होंगे और स्वस्थ होंगे तो देश को अच्छा भविष्य मिलने वाला है जी। इसलिए हमें एजुकेशन पे और हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। नरेंद्र सोनी जी, इनकार की वजह क्या है? वही बता रहा हूँ नेहा जी। तो ऑलरेडी दिल्ली सरकार के अंदर हमने इतने बेहतर स्कूल बना दिए कि प्राइवेट स्कूल भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी ये जो फर्जी योजना है जो आपने 2022-23 में स्टार्ट की है,
उसमें भाजपा के प्रवक्ता बता दें कि भैया कितने स्कूल अभी तक आपने ठीक कर दिए, ये तो बता दें पहले। चलिए हम भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपने जब से शुरू की तब से लेके अब तक आप 14,500 ठीक करने वाले हैं, लेकिन उसमें कितने कर दिए, कहां तक आप पहुंचे, ये तो बता दीजिए। ये केवल उसी तरह की फर्जी योजना है जिस तरह की इनकी आयुष्मान भारत फर्जी योजना है, जिसमें ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास मोबाइल है, जिस व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल है, उस व्यक्ति को उस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। और दिल्ली के अंदर सभी का इलाज अमीर हो, गरीब सभी का मुफ्त है। तो आम आदमी पार्टी मानती है कि पीएम श्री योजना फर्जी योजना है, इसीलिए इस योजना का कोई औचित्य उनके दल द्वारा शासित राज्यों में नहीं रह जाता, यही माने हम नरेंद्र जी? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पीएम श्री योजना पर क्या यहाँ पर अपनी टिप्पणी रखना चाहेगी? आम आदमी पार्टी, जो कि आपकी इंडिया गठबंधन ब्लॉक का हिस्सा है, वो कहती है कि पीएम श्री योजना जो है एक फर्जी योजना है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो अच्छा प्रदर्शन स्कूलों के स्तर में सुधार को लेकर रहा है, उसी से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने ये योजना लाया, लेकिन ये महज फर्जीवाड़ा है, इसलिए इस योजना पर जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है ये हाँ नहीं करने वाली है। रंजीत जी। देखिए नेहा जी, इस सरकार के वरीयता में कभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी व्यवस्था रही ही नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक तो संख्या को लेकर इन्होंने भी बताया कि केवल 14,500 स्कूलों को इन्होंने चिन्हित किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें ज्यादातर विद्यालय कौन से हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय जो पहले से अच्छी स्थिति में है, केंद्रीय विद्यालय जो पहले से अच्छी स्थिति में है, उन सबको इन्होंने उन 14,500 विद्यालयों में शामिल किया है। जबकि पूरे देश भर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये इतने लापरवाह रहे हैं कि कहीं पर भी, चाहे स्कूली शिक्षा हो या विश्वविद्यालयी शिक्षा हो, कुछ भी इनके प्रायोरिटी में नहीं है। और इसीलिए देखेंगे कि भारत सरकार में प्रायः जो शिक्षा मंत्री ये देते रहे, तो वैसे लोग जिनका शिक्षा से कोई दूर दूर तक नाता रहा नहीं है जी। आप चाहे श्रीमती स्मृति ईरानी से प्रारंभ करें और अभी तक, जबकि इनके पास ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों की कमी है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब इन्होंने बना दिया है एजुकेशन मिनिस्ट्री को। तो मैं ये कह रहा हूं कि वास्तव में ये जो 3 राज्यों के फंड रोकने की बात है, देखिए बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार की राजनीति करने का अधिकार किसी को नहीं है। और उस रूप में जिस तरह से इन्होंने इसको एक राजनीतिक हथकंडा अपनाया, आप कभी वेस्ट बंगाल के आपत्ति को देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर 40% हिस्सा राज्य सरकारों को देना है तो हम ये नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या राज्य सरकार के साथ बैठकर इस पे कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता? बिल्कुल निकाला जा सकता है, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं है उस तरह के कार्यों को करने की। मुझे लगता है कि हाल दिनों में चाहे वो सिलेबस की बात हो, पाठ्यक्रम की बात हो जो इन्होंने बनाया है, आपको आप देखेंगे कई पुस्तकों में आपको लगेगा कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। 7वीं कक्षा के एक बच्चे की मैं पुस्तक देख रहा था जी, और दिल्ली सल्तनत चैप्टर इन्होंने उसमें तैयार करवाया, और उसमें आप ढूंढते रह जाएंगे कि उसकी स्थापना किसने की, कौन कौन से शासक हुए, क्या क्या नीतियां आई, कुछ भी इन्होंने नहीं रहने दिया है। तो आखिर कौन सी शिक्षा ये परोसना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो क्या कांग्रेस भी ये कहेगी कि पीएम श्री योजना जो है वो एक नेक इरादे से, या फिर इस योजना का फायदा उन स्कूलों को नहीं मिलने जा रहा है जिनको अपग्रेड करने की तैयारी योजना के तहत की गई है? रंजीत जी। नेहा जी देखिए, अपग्रेड तो उसको करने की ज्यादा जरूरत होती है जो बहुत बुरे हाल में है। जो थोड़ी अच्छी स्थिति में, इन्होंने उसी को सबसे ऊपर रखा है। मैंने बताया ना कि जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जिनकी स्थिति फिर भी अच्छी है, उनको इन्होंने इसमें रखा है। और पूरे देश भर में जो लाखों विद्यालय है वो इनके प्रायोरिटी में नहीं है। यही बताता है कि इनमें सुधार करना इनकी नीयत में नहीं है। अभी आप देखिए कि बच्चों के भविष्य को लेकर, नीट के एग्जाम को लेकर पूरे भारतवर्ष में आपने देखा कि किस प्रकार की परिस्थिति रही, या उसके अतिरिक्त आप चाहे यूजीसी की परीक्षा होती है, आज होती है कल रद्द हो जाती है जी। तो एक एनटीए इन्होंने बनाया था, ऐसा लगा था कि शायद पारदर्शिता के साथ कुछ अच्छी व्यवस्था हो सके, वो तो पूरी तरह से नॉन ट्रांसपेरेंट एजेंसी इन्होंने बना दिया और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया।
और जो लोग भ्रष्टाचार वहां लिप्त हैं उन्हीं से ये जांच करवाते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा आम को आदमी लेकर ये पार्टी और गंभीर कांग्रेस है। ने काफी आरोप ये लगा दिए चिंता हैं की शिक्षा बात के है। क्षेत्र को लेकर लगातार जिस तरीके का परफॉर्मेंस केंद्र सरकार करती रही है, तो बहुत सारे सवाल हैं। अशोक जी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे इन सभी सवाल और आरोपों को लेकर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले कुलभूषण शर्मा जो कि एज ए एजुकेशनिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी समझेंगे कि वाकई में देश के जो स्कूल है उनकी हालत क्या है, और क्या ये जो 14,500 स्कूलों के अपग्रेडेशन की बात हो रही है उनके लिए 27,000 करोड़ रुपए का जो बजट 5 सालों के लिए सरकार ने तय किया है, इस बजट पर उनका क्या कहना है। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान एसएसए के तहत जो मिलने वाला फंड राज्य सरकारों का है 3 राज्यों का रोक दिया है, और इससे राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है, और क्या स्कूलों के सुधार को लेकर भी राजनीति हो रही है केंद्र की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से। अशोक जी, मैं इससे पहले कि आपके पास आऊं, मैं कुलभूषण जी से भी समझना चाहती हूं इस पूरे विवाद को। कुलभूषण जी, आप किस तरीके से देखते हैं केंद्र सरकार का एसएसए के तहत जो फंड दिया जाता है उसको रोक देना, और उससे पहले इन तीनों राज्यों का पीएम श्री योजना को लेकर इनकार। कुलभूषण जी। हाँ नेहा जी, बिल्कुल आपकी सही बात, आपने जो प्रश्न उठाया है, और इससे मैं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के व्यक्ति यहाँ पर बुद्धिजीवी बैठे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि प्लीज शिक्षा को राजनीति से परे रखें। हमारी भारतीय संस्कृति में कभी भी शिक्षा राजा के हाथ में नहीं हुआ करती, समाज के हाथ में हुआ करती थी। कभी उसका सरकारीकरण नहीं हुआ करता था। इसका सरकारीकरण, आरोप प्रत्यारोप इस तरह के लगना, या उनकी ग्रांट रोक दी गई, आम आदमी कहती है कि मैंने शिक्षा का इतना सुधार कर दिया, ये सारी चीजों से शिक्षा में जो गंदगी फैल रही है इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है। 60% के करीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, 40% जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। 15 लाख के करीब स्कूल है, 14,500 स्कूलों की यहाँ बात हो रही है। अब जहाँ प्राइवेट सेक्टर जिसपे 60% बच्चे पढ़ते हैं उसकी कभी बात ही नहीं होती। वहां पर बात इसलिए होती है तो इनको इग्नोर करके बात करें ताकि वोट मिले। मतलब प्राइवेट जो स्कूल्स में 4 लाख स्कूलों के अंदर जो 60% बच्चे पढ़ते हैं, और आप सुनकर नेहा जी हैरान होंगे, मैं सभी अपने पैनलिस्ट को भी बताना चाहता हूं कि 70% स्कूल 1,000 रुपए से कम फीस पर चलते हैं, जो ये कहा जाता है प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे स्कूल। 70% स्कूल 1,000 रुपए से कम फीस पर चलते हैं, जो ये डाटा है सेंटर स्केल फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। और जो सरकारी स्कूल पे खर्च आता है 5 से 6,000 मिनिमम, 8 से 10,000 भी कई स्कूलों पे खर्च आता है। तो इतने कम पैसे पर जो शिक्षा को दे रहे हैं और उनको इग्नोर किया जाता है। क्या इन पॉलिसीज में उनको लिया गया? क्या ये देश के बच्चे नहीं है? किसी पॉलिटिशियन ने कभी ध्यान किया कि यहाँ पर भी देश का वंचित वर्ग शिक्षा ले रहा है, लेकिन 14,500 में क्या एक स्कूल भी लिया गया? और अब किसी की ग्रांट रोक देना ये भी बिल्कुल अनुचित है। बिल्कुल इसको कहीं शिक्षा के उसमें सही नहीं कहा जा सकता, ये बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरा, आम आदमी पार्टी को भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं सबके के बराबर बात कर रहा हूँ। ठीक है। आम आदमी पार्टी कहती है मैंने शिक्षा का बहुत सुधार कर दिया। मैं उनको एक बात कहता हूँ, नरेंद्र सोनी जी को, कि शिक्षा में डीबीटी करके देख ले, आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर ले। जितना आप बच्चे पे खर्च कर रहे हैं उतना डायरेक्ट बच्चे को देकर देख ले, फिर देखिएगा कि वो आपके स्कूल में आते हैं नहीं। क्या कभी आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा? आपने कहा कि जो है दिल्ली की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया गया, क्या आपने सारे स्कूल बदल दिए इस प्रकार के? ये कहना बिल्कुल अनुचित नहीं है। इस तरह की फिगर्स पेरेंट्स के पास नहीं जानी चाहिए कि आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल दी। फिर आप बताइए, उसका डाटा बताइए कि आपका शिक्षा सुधारने के बाद क्या डाटा है, कितने लोग जो हैं वो आपके जो एलुमनाई जो स्कूल से निकले हैं, कितनों ने आईआईटी की है, कितनों ने आईएएस की, आप डाटा दीजिए ना फिर पैनल। जी बिल्कुल, नरेंद्र जी बताएंगे, वो डाटा रखेंगे, क्योंकि केजरीवाल भी डाटा रखते रहे हैं, आतिशी भी रखती रही हैं, और पंजाब में भी सरकार जो है वो इस बात को रखती रही है कि इन्होंने स्कूल सुधारे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना लेकर आई है पंजाब में सरकार। अशोक जी, इन तमाम आरोपों के बीच केंद्र सरकार आखिर क्या सोचकर उसने समग्र शिक्षा अभियान के तहत फंड रोक दिया? क्या ये उचित कदम कहा जा सकता है केंद्र सरकार का? अशोक जी। नेहा जी, पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये तो सवाल ही गलत है कि केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य का कोई फंड रोका है जी, क्योंकि ये कोई किसी का प्राइवेट बिजनेस शॉप नहीं है
कि जो सीधा किसी को फंड दे दिया जाए। इस पर यह है कि एमओयू साइन नहीं कर रहे, और पंजाब और दिल्ली ने तो खुद बोला है कि हमें तो जरूरत नहीं है जी। और तमिलनाडु ये 5 राज्यों का ग्रांट रुका था, जिसमें तमिलनाडु और केरला भी इंक्लूड था। अब उन दोनों राज्यों ने बोला है कि हमें एमओयू साइन करेंगे, और मैं समझता हूं, जैसे मेरे से पहले कुलभूषण जी ने बोला, शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये जो पीएम श्री योजना, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, पीएम श्री योजना है, मोदी जी श्री योजना नहीं है। इनको तो फोबिया हो गया है कि हर काम को मोदी जी से जोड़ना। जो पीएम आज मोदी जी हैं, कल को कोई और हो सकता है, ये किसी के नाम से नहीं है। देश के बच्चों को आत्मनिर्भर, शिक्षित और उनको अच्छी शिक्षा, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको जो है एक्सपर्ट करना, उनको अनुभव बढ़ाना, उनको प्रैक्टिकली तैयार करना बच्चों को, उस दृष्टिकोण से ये योजना शुरू की गई है। और मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत हाथ दुहाई दे रहे थे कि 10 साल बाद याद आया। 10 साल बाद की बात नहीं है, आप तो 14 से हैं। आप क्या एक डाटा, कुलभूषण जी ने सही बोला, आपके स्कूल इतने बढ़िया हो गए, आप कोई एमएलए एमपी आपका कोई बड़ा नेता, उनका कोई डाटा दें जो उसके सरकारी स्कूलों में दिल्ली में पढ़ रहे हैं कि हमारे फलाने एमएलए का बच्चा, फलाने मंत्री का पोतरा पोतरी दोता या कोई उसका नाती नातिन कोई पढ़ता है, तो उनका डाटा दें। ये तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की सरकार है जो झूठ बोल रही है। जी समझता हूं अशोक जी, लेकिन एक शर्त रखकर फंड देने की बात करना, क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है, भारत का जो संघीय ढांचा है, इस पर एक आघात की तरह नहीं दिखता है? सशर्त जो है ये। जी अशोक जी। नेहा जी, देश का फेडरल सिस्टम बना है, उसकी एक ऐसा ताना बना है जिससे जवाबदेही फिक्स होती है। उसमें ये जो देखो कि हमारे साथ वाला राज्य है हरियाणा, उसके 124 स्कूल आ गए, उड़ीसा के 800 आ गए, यूपी के 928 आ गए। कुल्लू में जो 13 स्कूल ऐसे आए हैं जिनको 2 करोड़ रुपए सालाना इस योजना के तहत जो राशि जानी है। हम देखो इस शिक्षा के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कोई जिम्मेवारी फिक्स होनी है ना जी। ऐसे तो नहीं है मोदी जी जिसको चाहे जो पसंद आए उसको फंड दे दें या उसका रोक दें, उन्होंने कहीं नहीं रखा। और इनकी खुद की वजह है, अगर फंड नहीं मिल रहा, ये स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब में खोले जी इन्होंने। जी आप सब लोग प्रवक्ता मीडिया लाइन से जुड़े हैं, इनके खुद के एमएलए ने बोला कि कुंची लगाकर सिर्फ रंग बदला गया है, ना शिक्षा बदली गई है, ना शिक्षा का स्तर बदला गया है, ना वहां बच्चों को से इन सवालों पर समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के स्कूलों के हालत को सुधारने की बात हो रही है। राज्य सरकारें अपनी दलील, अपनी वजह बता रही है, केंद्र सरकार की अपनी शर्तें हैं कि अगर फंड हासिल करना है तो पीएम श्री योजना पर जो एक समझौते का ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर करना होगा। क्या ये जो एक संघीय ढांचा है राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने की बात की तरह है? हाँ, हमारे साथ अशोक सरीन जी लगातार जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, एक सवाल मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि समग्र शिक्षा अभियान, इसके तहत मिलने वाला फंड रोक दिया गया है, पीएम श्री योजना, क्या कनेक्शन है इन दोनों योजनाओं का? देखो नेहा जी, पहले तो मैं ये आपका सवाल फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि रोका गया है जी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी रोका नहीं गया है। ये तो अपनी नेग्लिजेंसी छुपाने के लिए दूसरों पर ठीकरा फोड़ने का काम ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। देखो अन्य राज्य भी हैं, 6500 के करीब स्कूल हैं जिनको ये जहां ये अभियान शुरू हो चुका है जी। और ये अभियान जो है स्कूलों में जो है कंप्यूटराइज सिस्टम, लेबोरेटरी आए, टेक्निकली हम उसको अपग्रेड करें। जो प्लस 2 तक हमारे बच्चे हैं उनको जैसे कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें जो किसी को इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना है उसकी जो रुचि है जिस कार्य में उसे उस प्रकार से ट्रेन करना, उस उद्देश्य के साथ ये जो योजना शुरू की गई है। और आम आदमी पार्टी ये देश के अंदर जो मोदी सरकार, देखो फिर मैं राजनीति के साथ जोड़ना नहीं चाहता, परंतु जो भी सरकार होती है उसकी जवाबदेही तय होती है। जो जब से हमारी मोदी सरकार आई है इसने दवाई और पढ़ाई के लिए देश के अंदर सुधार करने, रिफॉर्म्स करने शुरू किए। अभी मेरे मित्र बोल रहे थे आयुष्मान योजना किसी काम नहीं आई। भाई साहब 55 करोड़ लोग इसमें बेनिफिशियरी लिस्टमेंट हुए। मुझे आप स्कूलों में जो सुधार आया है उसी की जानकारी दे दीजिए जी। मैं 12 करोड़ लोगों ने आयुष्मान योजना के माध्यम से
कम और ज्यादा लाभ लिया है। और अशोक जी, स्कूलों में क्या सुधार किया है केंद्र सरकार ने पिछले 2 कार्यकाल में? स्कूलों में क्या सुधार किया है? देखो, स्कूलों के अंदर जो सुधार हुए, देश के अंदर जो भी स्कूल थे उनको जो अपग्रेड जिस लेवल पे करना था वो किया। एक स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट की तरह जो पीएम श्री योजना के तहत मोदी जी ने पहला एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया। ये नहीं है कि ये योजना यही रुक जाएगी जी, ये शुरुआत तो की। ठीक है, आज जिस स्कूल ऑफ एमिनेंस की पंजाब में बात होती है, क्योंकि मैं पंजाब राज्य से आता हूं, इनके ही विधायक हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह। जब अमृतसर में केजरीवाल जी ने उद्घाटन करा तो उन्होंने ऑन दी अदर साइड प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आज यहाँ के जो बाथरूम है वहां बच्चे बाथरूम जाने योग्य नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है। स्कूल के अंदर कुर्सी लगाने से, देखो नेहा जी, स्कूल के अंदर कुर्सी लगाने से, रंग करने से वहां की असलियत नहीं छुपेगी। ये आम आदमी पार्टी ने बोला, उसके विधायक ने बोला, कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं बोला। कुलभूषण जी की बात बिल्कुल सही और दुरुस्त है। तो नरेंद्र सोनी जी ने जिस फर्जी योजना की बात की, अशोक जी का कहना है कि फर्जीवाड़ा तो असल में आम आदमी पार्टी की जो स्कूली योजना है पंजाब और दिल्ली में, वो है असल में। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा यहाँ पर कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी प्रोफेसर। देखिए, मैं भाजपा के मित्र को सुन रहा था जी, ये आपको बता रहे हैं कि इनके शासन का 11वां साल है ये, और अब ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तो शिक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं ये इसी से पता चलता है। आज तक इनको छुट्टी नहीं मिली कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए देश में कोई काम करें, और यही हाल इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था का किया हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था में भी ये कहने को कह देते हैं कि यहाँ एम्स बना दिया, वहां बना दिया। आपको एक उदाहरण नेहा जी देता हूं। कुछ दिन पहले चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार गए। उन्होंने दरभंगा में जाकर कहा कि देखो हमने यहाँ कितना सुंदर एम्स बना दिया, इतने लोगों का इलाज हो रहा है। और हकीकत क्या है नेहा जी, मैं आपको बताऊं कि अभी तक दरभंगा एम्स के लिए जमीन का अधिग्रहण तक नहीं हुआ है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी खुद जाकर उस तरह की बात कर देते हैं। तो ये कागजी शेर है, कागज पे ये लोग काम करते हैं, धरातल पे ये काम नहीं करते। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को प्रोफेसर रंजीत इस बात से इनकार करेंगे, तो पूरी तरह से इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। ठीक है रंजीत जी, क्या इस बात से इनकार करेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के अपग्रेडेशन को लेकर सरकार का जो प्रयास है वो सराहनीय नहीं है? नेहा जी, आपको ध्यान होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी योजना उस समय की बनी हुई है, पूरी फंडिंग उस समय की है। ये फीता काटने वाले लोग हैं, बाद में श्रेय लेते हैं, काम नहीं करेंगे लेकिन श्रेय जरूर लेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं। दूसरी बात की एक यहाँ कुलभूषण जी भी इससे सहमत होंगे। देखिए, बजट आवंटन को अगर आप देखें तो लगातार शिक्षा व्यवस्था में ये लोग कमी कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था का बजट एक आदर्श रूप में एक टारगेट रहा है कि कम से कम जीडीपी का 6% हम लोग उस पर खर्च करें। अभी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 2-3% के बीच में शिक्षा पर खर्च का बजट रहता है। तो कोई देश अगर आप चाहते हैं कि तेजी से तरक्की करे तो इन चीजों में भी बदलाव लाने की जरूरत है, बदलते हुए समय के साथ चलने की जरूरत है। लेकिन ये सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो या स्कूली शिक्षा का हो, लगातार बजट आवंटन कम कर रही है। कैसे गंभीर माने ये बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, बजट को लेकर बजट पेश होने ही वाला है। अशोक जी उम्मीद लगाएंगे कि जो शिक्षा का क्षेत्र है इसमें केंद्र सरकार पिछले तुलना में जो है बजट बढ़ाए, क्योंकि लगातार शिक्षा के क्षेत्र को कह सकते हैं कि एक अनदेखी केंद्र सरकार करती आई है। कुलभूषण जी, पहले मैं नरेंद्र सोनी जी के पास जाऊं। कुलभूषण जी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता ने जो यहाँ पर दावे किए हैं, क्या वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में जो केंद्र सरकार है उसका योगदान या फिर उसका जो प्रदर्शन है वो सराहनीय कहा जा सकता है? कुलभूषण जी अनम्यूट कर ले खुद को। हाँ नेहा जी, शिक्षा जो है ये कंकरेंट उसमें आती है, तो इसमें बहुत सारा रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है, लेकिन सेंटर का भी रोल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे अभी मिश्रा जी ने बात की कि 3% ऑफ जीडीपी का अभी हम जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना बजट बढ़ाया, किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए, वहां पर उन्होंने बढ़ाया। लेकिन जो एनईपी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें मिश्रा जी 11% ऑफ जीडीपी चाहिए
6% सेविंग 6% की बात तो पहले हो रही थी। अब जब NEP-IS में 11% ऑफ GDP चाहिए अगर शिक्षा व्यवस्था को सही करना है, और जो शिक्षा में कमियां आई, राइट टू एजुकेशन आया, कांग्रेस लेके आई, एक अच्छा कदम था। लेकिन जब अब की सरकारें आई, अशोक जी, ये सोचने वाली बात है, तो उस पर जो भरपाई का फार्मूला तय किया गया, उसमें मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी का फार्मूला सबसे बेटर था, लेकिन बाकी जगह पर जो है इसमें कोताही बरती गई। सिर्फ सबसे नंबर 1 पे आम आदमी पार्टी का दिल्ली का फार्मूला, उसके बाद राजस्थान और यूपी में अगर आप देखें तो 200, 400, 600 रुपए की रीइंबर्समेंट जो वहां तय की गई, जिससे एजुकेशन का स्तर बहुत गिर रहा है। और इसमें अरबों रुपए का फंड अभी जो है वो बकाया है, जो स्कूलों का लेना है, स्कूलों को डिफेम किया जाता है। ऐसे ही चैप्टर 8 NEP का एक बहुत महत्वपूर्ण, मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति बनाई उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज डाली कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल चलाती है, गवर्नमेंट ही रूल बनाती है, गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है और अपने स्कूल भी चलाती है। तो वहां उन्होंने SSS के गठन की बात की है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। लेकिन एक भी प्रदेश, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जब कांग्रेस का प्रदेश हो, जब भाजपा का प्रदेश हो, कोई भी SSS को बनाने के लिए तैयार नहीं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट इशू मैं कहना चाहूंगा, हम कह रहे हैं कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट कर देंगे, 12th तक जो है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, और बच्चा स्कूल में ही नहीं है, बच्चा कोचिंग क्लासेस में बैठा है 6th ऑनवर्ड, और पेरेंट्स की जेब पे डाका डल रहा है, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। कोटा में बच्चे पंखों के साथ झूलकर आत्महत्या कर रहे हैं, ड्रग्स के एडिक्ट हो रहे हैं, ट्रस्ट में जा रहे हैं, एजुकेशन को बिल्कुल तबाह किया जा रहा है। किसी का भी पार्टी का ध्यान इस तरफ नहीं है कि कोचिंग को रेगुलेट किया जाए, बच्चा 12th तक स्कूल में बैठे। मिश्रा जी, आपसे, अशोक जी से, नरेंद्र सोनी जी से मेरी अपील है, प्लीज 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 शिक्षा के इस सारे कॉर्नर्स पे ध्यान दिया जाए। जितनी गंभीर बातें, समस्याएं शिक्षा के क्षेत्र के बारे में कुलभूषण जी ने रखी हैं, वो यकीनन उन सभी समस्याओं को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को बातचीत के टेबल पर आना होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा लग रहा है कि टकराव इन तीनों राज्यों के साथ, खासकर दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल के साथ बना हुआ है। लेकिन एक बात ये भी है कि क्या केंद्र अपनी योजनाओं को राज्य सरकारों पर इस तरह से थोप सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अशोक जी से समझेंगे, लेकिन उससे पहले नरेंद्र सोनी जी से भी समझेंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो दावे किए हैं उस दावों पर भी सवाल बीजेपी उठा रही है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के जो स्कूल हैं उनके स्तर को सुधारने की तो बात हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जो शिक्षा का प्रदर्शन है स्कूलों में, क्या उस पर भी उतना ही फोकस दिया जा रहा है? क्योंकि पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर भी लगातार केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर राजनीति करने के आरोप विपक्ष लगाता रहा है। हमारे साथ नरेंद्र सोनी जी जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। नरेंद्र जी, अशोक जी ने पंजाब में जो आपकी योजना है स्कूल ऑफ एमिनेंस, इस पर ही सवाल खड़े किए हैं, इसका जवाब आप कैसे देना चाहेंगे? लेकिन उसके साथ एक और सवाल मैं जोड़ देती हूँ जो कि कुलभूषण जी ने उठाया है कि भारत का 60% जो स्टूडेंट है, स्कूली स्टूडेंट है, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, जो बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ चलते हैं। क्या उस ओर भी ध्यान आपकी सरकार का गया है, या फिर सिर्फ और सिर्फ सीमित संख्या में आप एक अचीवमेंट करके अपने आप को शिक्षा का क्षेत्र का जो है सबसे अग्रणी दल साबित करने पर तुले हुए हैं? नरेंद्र जी। देखिए नेहा जी, बिल्कुल मैं इस पे बात करना चाहूंगा, और उससे पहले जो कुलभूषण जी ने एक बात उन्होंने कही कि राजनीति इसमें जो है नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर राजनीति अच्छी होगी तो आप सारी व्यवस्थाएं अच्छी कर सकते हैं। अगर राजनीति खराब करेंगे तो सारा चीजें खराब हो जाएंगी। क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी जब अस्तित्व में आई, अरविंद केजरीवाल जी भारत की राजनीति में उनका पदार्पण हुआ, तब से मुझे लगता है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे सीरियसली टॉकिंग शुरू हुई है। नहीं तो उससे पहले तो जाति, धर्म और क्षेत्रों के नाम पे ही वोटिंग होती रहती थी, यही सब चलता था। लेकिन काम की नहीं, नरेंद्र सोनी जी, मुझे लगता है यूपीए के समय में ही राइट टू एजुकेशन आ गया था। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। नहीं, आ गया था, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काम की राजनीति जो शुरू हुई वो अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद शुरू हुई। दूसरी बात, अभी जो आपने कही कि प्राइवेट और सरकारी स्कूल वाली बात, उस पे मैं आ जाता हूँ। देखिए, आप दिल्ली में अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये देखा गया था कि कई लाख, लगभग 4 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया प्राइवेट स्कूलों से निकल करके जी। तो एक बड़ी बात थी हम लोगों के लिए, वो रिपोर्ट है।
वो तमाम अखबारों में वो रिपोर्ट छपी थी। तो इतना हमने फायदा किया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने क्या किया 10 सालों में, आप देखिए कि नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, उन्होंने कई बार ये रिपोर्ट छापी है कि 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 51,000 से भी ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं, सरकारी स्कूल, और उसमें से 26,000 स्कूल अकेले उत्तर प्रदेश से आते हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आप स्कूल भी नहीं चला पा रहे हैं ठीक से। और दूसरी तरफ जब आप बजट देने की बात आती है तो आप स्कूलों को कितना बजट देते हैं? केंद्र सरकार 1% बजट देती है, उत्तर प्रदेश की सरकार 3% बजट देती है। अकेली दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो शिक्षा पर अब टोटल बजट का 25% खर्च करती, क्योंकि हम मानते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्च नहीं है। और ये दिल्ली का वो मॉडल है जिसकी तारीफ यूएनओ ने की है, जिन स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आई थी उन स्कूलों को देखने के लिए। नरेंद्र जी, ये खबरें तो पहले से ही सार्वजनिक है, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ, उस सवाल का जवाब भी आपसे अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि प्राइवेट जो स्कूल हैं, निजी स्कूलों की जो उपेक्षा है, ये लगातार आरोप सरकारों पर लगते रहे। क्या इस और भी ध्यान गया है कि 60% स्टूडेंट जिसको प्राइवेट स्कूल ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पर उनके शिक्षा का माहौल कैसा है, उसको दुरुस्त बनाया जाए या फिर सरकारों की तरफ से क्या सहयोग दिया जाए, इस पर भी ध्यान है? क्योंकि एक राइट टू एजुकेशन जब एक्ट आया था तो बहुत सारी उम्मीदें बंधी थी। नरेंद्र जी, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। और जिस प्रकार से शिक्षा की नीति दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी ने चलाई है, आप समझिए कि प्राइवेट स्कूल जो पहले अनाप शनाप फीस बढ़ाया करते थे, उन पर भी कंट्रोल किया है। और सिर्फ कंट्रोल नहीं किया, बल्कि एक समय तो ऐसा आया कि बढ़ी हुई फीस को वापस भी करवाया पेरेंट्स को अरविंद केजरीवाल जी ने। तो इतना शिकंजा जो है प्राइवेट स्कूलों पे भी कसा गया है कि आप अनाप शनाप फीस बढ़ाकर पेरेंट्स को इस तरीके से लूट नहीं सकते हो आप शिक्षा के नाम पर। और दूसरी तरफ हमने इतने अच्छे स्कूल बनाए अरविंद केजरीवाल जी ने कि प्राइवेट स्कूल से अच्छे बने तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अब सरकारी स्कूलों में आना शुरू हो गए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसको समझता हूँ। यही पंजाब में हो रहा है, पंजाब में भी यही मॉडल चल रहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम केवल 60% देंगे, 40% राज्य सरकार से लेंगे। मैं कह रहा हूं आप 14,500 की जगह आधे कर लीजिए। पहले देश के अंदर 8,000 स्कूल मॉडल के नाम पे बना के दिखाइए तो सही। लेकिन मोदी जी को जब दिखाना होता तो टेंट वाला स्कूल सजा धजा के उसमें फोटो खिंचवा लेते हैं गुजरात के अंदर जाके। ये सबने देखा, सबको पता है कि टेंट वाला सजाते हैं वो दिखाने के लिए, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। उनके पास सोचिए कितनी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी के पास एक स्कूल ऐसा नहीं है दिखाने के लिए कि हमने ये बनाया 10 सालों में। आप बताइए कितनी शर्म की बात है। तो ये घटिया राजनीति का कमाल है। आप जितनी अच्छी राजनीति करेंगे उतने अच्छे स्कूल बनाएंगे, जितनी घटिया राजनीति कुलभूषण जी ने भी आम आदमी पार्टी को नंबर तो सबसे ज्यादा दे ही दिए हैं जब बात स्कूलों के स्तर में सुधार की बात आती है। रंजीत जी, ये जो पैसा है, इस अमाउंट को आप कैसे देखती है कांग्रेस? 330 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली सरकार के, 500 समथिंग जो है वो पंजाब सरकार के, और 1,000 करोड़ रुपए स्कूलों के फंड को रोका जाना, इसे कैसे देखती है कांग्रेस? टीएमसी वहाँ पर सरकार है, वहाँ पर पहले से ही जॉब स्कैम, स्कूल जॉब स्कैम जो है, हमने देखा है कि बंगाल में भी स्कूलों का जो स्तर है इसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन या सुधार नहीं कह सकते। रंजीत जी। नेहा जी, देखिए, इस तरह के फंड को रोक के, और कुलभूषण जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह का फंड रोकना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप 1,000 करोड़ अगर बंगाल को दे ही देंगे तो आपका खजाना खाली नहीं हो जाएगा। अगर आप पंजाब और दिल्ली सरकार के बकाया को आप दे देते हैं तो उससे आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन विद्यालयों की स्थिति पे फर्क जरूर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये चूंकि एक उपेक्षा का भाव है शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार का, और यही कारण है कि इस तरह की स्थिति दिखाई देती है। देखिए, एक बात समझिए कि अभी प्राइवेट स्कूल की भी बात कर रहे थे, मैं आपको बिहार का एक एग्जांपल दूंगा। 90 के आसपास तक, 90 और 95, 1995 तक का मैं आपको बताता हूं कि बिहार के सरकारी विद्यालय किसी भी प्राइवेट स्कूल से अच्छे होते थे। और वहां जो हाई स्कूल की व्यवस्था थी
वो इतनी अच्छी थी कि एक एक स्कूल में 3-3 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर होते थे। लेकिन उसके बाद डिटोरिएशन काफी तेज हुआ और आज वहां भी परिस्थिति ऐसी है कि बहुत सारे विद्यालयों में आपको भवन ही नहीं मिलेगा जी। तो ये तो सरकारों को अपनी वरीयता तय करनी पड़ेगी कि अगर कोई भवन विहीन स्कूल है तो सबसे पहले उसको भवन दीजिए, वहां शौचालय की व्यवस्था कीजिए, बेसिक जो जरूरतें उसको पूरा कीजिए। और सरकारी विद्यालयों में वो नहीं है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है आप ये समझे। बिल्कुल, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की वही स्थिति है जी। वहां भी आप देखेंगे समय बहुत ही सीमित है। अशोक जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? रंजीत जी इसलिए माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ। अशोक जी क्या जोड़ना चाहते हैं? एक बात नेहा जी का एक बात कह के मैं पूरी कर लूं। ठीक है, देखिए पूर्वांचल से प्रारंभ करें और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। कई बार ऐसा होता है कि विद्यालय बने रहते हैं और बाढ़ में बह जाते हैं जी। वैसी स्थिति वाली जगहों पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की जरूरत है जिसमें एजुकेशन को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस सरकार की वरीयता में न तो शिक्षा व्यवस्था है और न स्वास्थ्य व्यवस्था है। बिल्कुल। अशोक जी क्या जवाब देना चाहेंगे? एक इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, इसकी बात कांग्रेस ने कही है। संक्षेप में फिर एक लाइन में कुलभूषण जी से भी समझना चाहूंगी जी। अशोक जी संक्षेप में। नेहा जी पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र ने यूएनओ तक दिल्ली मॉडल की दुहाई दे दी। मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि इन 10 सालों में अगर इनके नेताओं के, इनके लोगों के बच्चे उन सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका नाम बता दें। कोई नहीं पढ़ रहा। इसका मतलब ये खुद के बच्चे, बीजेपी के नेता के बच्चे पढ़ते हैं क्या? मैं ये कह रहा हूँ ना कि हम तो बना रहे हैं जी। ये कह रहे हैं ना कि हमने कर दिया। ठीक है, तो क्या बीजेपी के नेता के बच्चे पढ़ते हैं अगर आम आदमी पार्टी के नेता के बच्चे नहीं पढ़ते हैं? ठीक है, ये तो यही तो स्थिति है स्कूलों की ना। सरकारी स्कूलों में बच्चे आ गए जी। ठीक है, ठीक है। यही स्कूलों के स्तर को जो है वो स्पष्ट कर देता है कि भारत के जो सरकारी स्कूल है उनका स्तर क्या है। अशोक जी समय की एक मिनट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि फंड रोक दिए। फंड फॉर दी पर्टिकुलर पैसे ये जो पीएम श्री योजना के तहत रुके हैं, बाकी फंड तो मिल ही रहे हैं। 3 तिमाही कम नहीं होती अशोक जी। हजार करोड़, 551 करोड़, 330 करोड़ ये रकम स्कूलों के सुधार के लिए कम नहीं होता है। नेहा जी अगर हमने वो काम शुरू ही नहीं किया जी, किसी काम के लिए पैसे मिलेंगे। अगर हम वो काम शुरू ही नहीं करेंगे, उसके पैरेलल कोई भी फंड नहीं रुका। एजुकेशन का जो सरकार का, लेकिन ये 60 और 40 का जो रेशियो है उस पर तो बातचीत हो सकती है केंद्र और राज्यों में। जो 60 और 40 का रेशियो है उस पर तो बात कर सकती है केंद्र सरकार। मैंने कहा जी करने की नियत हो तो सारी दफा हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, समय समाप्त हो गया अशोक जी। समय की समस्या है, राजनीतिक दोष लगाकर राजनीति चलाने का अशोक जी समय की समस्या है। कुलभूषण जी एक लाइन में खत्म कीजिए क्योंकि समय समाप्त हो गया। कुलभूषण जी देखिए, जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा हमने 25% बजट जो है दिल्ली में किया, क्या पंजाब में 25% किया या अगले बजट पे करने जा रहे हैं? नंबर 1 मेरा प्रश्न ये है जी। और दूसरा जो है वो ये दूसरे दिल्ली का कंपैरिजन दूसरे स्टेट बिहार, पंजाब, हरियाणा से आप मत करें। दिल्ली का स्टेटस अगर आप चंडीगढ़ से कंपेयर करके देखें ना, आपका स्टैंडर्ड कहाँ है। मैं ये आपको एक खुली बात कह रहा हूँ, जरा इस पे आप ध्यान कीजिएगा। फिर आपने कहा कि हमने अच्छा किया इसलिए स्कूलों में राजनीति शुरू हुई या बात करनी शुरू हुई। आपने नहीं सर, नरेंद्र सोनी जी, प्राइवेट स्कूलों ने अच्छा किया, सरकारी स्कूल खाली हुए तब सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान जाना शुरू हुआ। उसका श्रेय आपको नहीं है, प्राइवेट स्कूलों को जाता है। आप कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल लूटते हैं। मैंने कहा कि 70% स्कूल 1000 रुपए से कम फीस के हैं, सिर्फ 3% स्कूल हैं जो 50,000 से ज्यादा फीस लेते हैं। तो इसलिए इसका श्रेय आप लेने की प्लीज कोशिश न कीजिए। जो आपने अच्छा किया हमने वो भी बता दिया, लेकिन इतना अपने आप को महिमा मंडित न कीजिए कि आपने बहुत अच्छा काम जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। सरकारी स्कूल हो चाहे निजी स्कूल हो, भारत में स्कूलों के सुधार के साथ साथ जो छात्र है उनके स्किल डेवलपमेंट और उनको किस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, किस तरह के शिक्षक उनको शिक्षा का माहौल दे पा रहे हैं। क्योंकि भारत में आए दिन स्कूलों की नौकरी हो या फिर कॉलेजों की नौकरी हो, सभी में एक स्कैम जो है वो सामने आ जाता है। सभी की जांच चल रही है। बड़े बड़े स्तर पर भी परीक्षा के पेपर जो है लीक हो जा रहे हैं, उस पर भी धांधली की बात आ रही है। कहीं ना कहीं जो भारत का शिक्षा क्षेत्र है वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और इसके जितने स्टेक होल्डर्स है, जितने शेयर होल्डर्स है, उन सब
सभी को स्वच्छ राजनीति का प्रदर्शन करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी दर्शकों का। आप फीडबैक भेजिए हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। धन्यवाद।